Hello everyone. So this is the second part in the series of discussing the monthly current affair magazine by Vision IAS of November 2020. So the topic is right to recall. So before learning about the right to recall, let us discuss some things. So democracy is of two types, indirect democracy and direct democracy. तो इंडिया में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है एंड ग्राम सभा लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी सम लेवल पे प्रेजेंट है. एंड तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक लॉज फॉर अस. हम खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं एंड वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं. Whereas in direct democracy, people directly vote on laws and policy making. They are directly involved in the process of making laws for themselves. वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो खुद ही पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं लॉज बनाने के लिए. तो देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. फर्स्ट इज रेफरेंडम. रेफरेंडम में क्या होता है कि गवर्नमेंट लॉज बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है एंड देन वो उसको सिटीजन्स को रेफ़र करती है फॉर द अप्रूवल. मतलब फिर उसके बाद उस पर पब्लिक जो है वो वोट करती है. अगर वो अप्रूवल के लिए वोट कर देती है तो वो अप्रूव होता है, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाता है. एंड सिटीजन्स इनिशिएटिव में क्या होता है कि सिटीजन्स ही खुद इनिशिएट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस. एंड प्लेबिसाइट इज़ सिमिलर टू रेफरेंडम, बस वो एडवाइजरी होता है नेचर में. गवर्नमेंट जस्ट टेक द एडवाइस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और पॉलिसी मेकिंग, तो वो एडवाइजरी होता है. Similarly, the right to recall is also an instrument of direct democracy. So the country having the direct democracy is Switzerland. I want you to comment more countries which have direct democracy and indirect democracy. So what is right to recall? Right to recall basically क्या है? अगर आपने किसी को elect किया एज ए रिप्रेजेंटेटिव एंड आप उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको रिकॉल कर सकते हैं, मतलब उसको उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं एंड नया रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली राइट टू रिकॉल कन्फर्स द पावर टू डी इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव. तो इससे क्या होगा? बेसिकली बेटर अकाउंटेबिलिटी होगी और बेटर गवर्नेंस हो सकेगी. सो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली हरियाणा असेंबली ने हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल को पास किया है, जिससे उन्होंने प्रोवाइड किया है राइट टू रिकॉल मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मेंबर को राइट टू रिकॉल के थ्रू हटाया जा सकेगा अभी उनका टेन्योर ख़त्म होने से पहले. तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो कि कौन से और स्टेट्स में भी ये राइट टू रिकॉल पहले से दिया जा चुका है फॉर द मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो जस्ट फाइंड इट आउट. सो प्रोसीजर क्या दिया गया है बिल में? प्रोसीजर दिया गया है कि टू इनिशिएट सच प्रोसीडिंग ऑफ राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल को इनिशिएट करने के लिए 50% मेंबर्स जो हैं वार्ड के या ग्राम सभा के, उनको इन राइटिंग देना पड़ेगा, सिग्नेचर करके यू मीन. एंड फिर उसके बाद क्या होगा? अगर 50% मेंबर्स राइटिंग में दे देते हैं तो एक सीक्रेट बैलेट होगा जिसमें 2/3 मेंबर्स का इलेक्टेड ऑफिशियल के अगेंस्ट वोट करना ज़रूरी है फॉर हिज रिकॉल. तो जैसे ही अगर 2/3 मेजॉरिटी अगेंस्ट वोट करती है रिप्रेजेंटेटिव के, तो वो रिकॉल्ड हो जाएगा एंड फिर बाई इलेक्शंस होंगे फॉर द न्यू रिप्रेजेंटेटिव. सो नाउ मूव टू द बेनिफिट्स और आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर. तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर क्या है? फर्स्ट इज कि जो इलेक्ट करते हैं, दोज हु आर इलेक्टिंग मस्ट हैव द राइट, मस्ट हैव द पावर टू रिमूव एज वेल. मतलब जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया तो उनके पास पावर होना चाहिए कि वो उसको रिमूव भी कर सके. दूसरा, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हमेशा ये डर होगा कि वो अगर सही से परफॉर्म नहीं करेंगे या मिसयूज़ करेंगे या किसी भी अनएथिकल प्रोसेस में इंडल्ज होंगे या फिर करप्शन में इंडल्ज होंगे, तो उनको कभी भी रिकॉल किया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है उनकी पोजीशन से. तो इट विल एनहेंस द अकाउंटेबिलिटी. दूसरा, ये करप्शन पे भी चेक रखेगा एज आई टोल्ड अर्लियर. और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हो सकेगा. और दूसरा एक और पॉइंट आता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, आपने देखा ही होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कैंपेनिंग के टाइम पे बहुत ही खर्चा किया जाता है इन करोड़ टू विन द इलेक्शन. तो वो अभी ये राइट टू रिकॉल क्या करेगा? डेटर कैंडिडेट्स को रोकेगा उतना खर्चा करने से, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी तुमको रिकॉल किया जा सकता है. तो जो इतना खर्चा किया जाएगा वो कभी भी रिकॉल होने की वजह से क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा. तो शायद इतना खर्चा नहीं करेंगे वो लोग. एंड इट प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू करेक्ट द रॉन्ग डिसीजंस बिफोर फिनिश द टेन्योर. मतलब अभी क्या होता है कि टेन्योर ख़त्म नहीं होगा उससे पहले तब तक कोई रिमूव नहीं होता है, चाहे वो कैसे भी वर्क कर रहा है.
लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपको बाद में लगता है इलेक्टर्स को कि हमने रॉन्ग डिसीजन लिया किसी पर्सन को इलेक्ट करके, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन करेक्ट कर सकते हैं बाय रिकॉलिंग हिम फ्रॉम द पोजीशन. नाउ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट राइट टू रिकॉल. तो फर्स्टली इट विल लीड टू एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. इससे क्या होगा, इंडिपेंडेंस जो होगी रिप्रेजेंटेटिव्स की, दैट विल गो डाउन, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में ये फियर होगा कि उनको कभी भी रिकॉल किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है उनकी पोजीशन से, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे. सेकेंडली, रिप्रेजेंटेटिव विल वर्क अकॉर्डिंग टू पॉपुलिस्ट डिमांड्स टू कीप द इलेक्टोरेट हैप्पी. मतलब जो पॉपुलर डिमांड्स होंगी रिप्रेजेंटेटिव्स उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, जिससे कि जो उनको इलेक्ट कर रहे हैं वो खुश रहें, मेजॉरिटी जो है वो खुश रहे. तो माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट होगा वो हिंडर करेगा, जो पॉपुलर डिमांड्स में नहीं आ पा रहा है. तो उससे क्या होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट नेग्लेक्ट होगा एंड जो पॉपुलिस्ट डिमांड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंटेटिव्स वर्क करेंगे. इट विल ऑल्सो लीड टू अनस्टेबल गवर्नमेंट. अनस्टेबल गवर्नमेंट कैसे, क्योंकि कभी भी रिकॉल किया जा सकता है, जहाँ पे भी डिसकंटेंट होगा, जहाँ पे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वहाँ पे राइट टू रिकॉल कर दिया जाएगा. मतलब उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें नहीं हो रही होंगी तो वो राइट टू रिकॉल को इनिशिएट कर सकते हैं. उससे क्या होगा, बार बार इलेक्शन होंगे तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी. एंड उससे एक और चीज़ होगी कि बार बार इलेक्शन होने की वजह से क्या होगा, एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ होगा. बाई इलेक्शंस होंगे तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा. लोग भी लगते हैं जब इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे डाइवर्जन होता है रिसोर्सेज का. तो और एक और पॉइंट है कि ब्रिंग डाउन द इंक्लूसिवनेस. मतलब इंक्लूसिवनेस कैसे, कि जो लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होंगे वही इस राइट टू रिकॉल से बेनिफिट हो सकते हैं. जो लोग ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, जिनको नहीं पता होगा, जो अवेयर नहीं होंगे, तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं. एंड ये स्पेशल ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, मिसयूज़ किया जा सकता है. क्योंकि मतलब अपोजिशन पार्टीज़ हो सकती हैं या फिर कोई और ग्रुप हो सकता है जो क्या कर सकता है, मनी पावर यूज़ करके इनिशिएट करवा सकता है राइट टू रिकॉल, और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पे विक्टिम बन जाएंगे. मतलब जो जेन्युइन वर्क कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनको भी मिसयूज़ ऑफ मनी से, मनी पावर या मसल पावर यूज़ करके उनको भी रिकॉल किया जा सकता है. एंड प्रोसेस इज अनवाइबल, क्योंकि इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है एंड इलेक्शन का प्रोसेस इन इटसेल्फ बहुत हैक्टिक होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, टीडियस टास्क होता है, बहुत सारे मिलियंस लोग इन्वॉल्व होते हैं. तो एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट वाइबल टू कंडक्ट सच इलेक्शन फ्रीक्वेंटली. सो वे फॉरवर्ड इज, पहली बात तो हमें ज़रूरत है कि हम पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाएं. लोगों को पॉलिटिकली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और जो वोटर टर्नआउट है उसको भी बेटर होने की ज़रूरत है. जैसे कि लास्ट लोकसभा में 66.7% रहा था, दैट वाज फार बेटर देन द अर्लियर वोटर टर्नआउट, बट स्टिल मोर देन 30% आर स्टिल नॉट वोटिंग. तो हमें ज़रूरत है कि वोटर टर्नआउट को, बेटर वोटर टर्नआउट को इंश्योर करने की. दूसरा, राइट टू रिकॉल तभी होना चाहिए, मतलब जब कोई वैलिड ग्राउंड हो उसके लिए. तो उसके लिए क्या होगा कि पहले जुडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए कि जो रीज़न दिया जा रहा है, जो ग्राउंड दिया जा रहा है, वो कोई एम्बिगुअस ग्राउंड तो नहीं है, और प्रॉपर जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद ही इस प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहिए. एंड जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉल किया गया है, मतलब जिनको पोजीशन से हटाया गया है, तो उनको डिबार कर देना चाहिए फ्रॉम बाई इलेक्शन. मतलब कि वो जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एज अ कैंडिडेट, क्योंकि उससे क्या होगा कि सपोज आपने किसी कैंडिडेट को रिकॉल किया एंड बाय द मनी और मसल पावर बाद में करप्शन करके वो बाई इलेक्शन फिर से जीत जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. एंड दूसरा, ज़रूरत है कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं लोगों के अकाउंटेबिलिटी के लिए चेक करने के लिए, करप्शंस को चेक करने के लिए, विजिलेंस कमीशंस वगैरह जो हैं, उनकी जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, रादर देन सर्चिंग फॉर द ऑल्टरनेट प्रोसेस को अडॉप्ट करने की जगह. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. तो कंक्लूड करने के लिए, अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो एट प्रेजेंट लॉ कमीशन ने जब एनालाइज किया इसको, तो 255th रिपोर्ट में भी उन्होंने भी इसको फेवर नहीं किया था. तो क्योंकि इलेक्शन अपने आप में एक टीडियस प्रोसेस है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो व्हाट्स नीड टू बी डन इज स्ट्रेंथन अदर मेजर्स एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एलिमिनेट अकाउंटेबिलिटी इश्यूज़. जो अकाउंटेबिलिटी इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशंस फाइंड करने की ज़रूरत है, रादर देन अडॉप्टिंग अ टोटली न्यू प्रोसेस फॉर दैट. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. Now let's just check if there is something different given in the vision document. I don't think this is about Haryana Assembly bill and
The definition is right to recall is a process whereby the electorate has the power to remove the elected officials. ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सब. Now let's check the points. The benefits of right to recall ensure greater accountability, as I told you. Lack of competence in ethics and representative call for a mechanism which vests in the power people the control over such unworthy representatives which has failed to secure the best interest of the electorates. More or less ये similar ही point है कि ethics और competence कोई able ही नहीं है उस position पे work करने के लिए और unethical means में और होता है तो public के पास क्या है control है, जिन्होंने elect किया उनके पास control है कि वो उनको कभी भी हटा सकते हैं. चेक करप्शन एज वेल एज क्रिमिनलाइजेशन लॉजिक एंड जस्टिस मतलब करेक्टिंग रॉन्ग डिसीजंस, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड लिमिटेशंस में देयर इज डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज आई टोल्ड यू. इलेक्शन फैटीग मतलब बहुत ज़्यादा रिकरिंग इलेक्शन होंगे, उससे क्या होगा, बार बार इलेक्शन होंगे तो कैंडिडेट्स क्या होगा, इलेक्शन फैटीग भी होगा, उससे जो वोटर टर्नआउट है वो भी लोअर होगा. एंड पॉलिटिकल टूल की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, उससे जेन्युइन पॉलिटिशियंस क्या हो जाएंगे, विक्टिम बन जाएंगे. इंडिपेंडेंस सफ़र करेगी एज आई टोल्ड यू. एंड वायबिलिटी प्रोसेस इट वुड रिक्वायर अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द इलेक्टोरेट. सो ओके, आई मिस दिस पॉइंट. इट एक्चुअली क्या है कि वायबिलिटी ऑफ द प्रोसेस में क्या है कि जो इसका प्रोसीजर दिया हुआ है उसके लिए क्या हाफ मतलब 50% ऑफ द मेंबर्स को लिख के देना है. सो वो ही अपने आप में अनवायबल है. 50% मेंबर्स की राइटिंग में सिग्नेचर को वेरीफाई कर पाना, उन सिग्नेचर की ऑथेंटिक है या नहीं है, फोर्सफुली तो नहीं लिए गए हैं, फ्री कंसेंट में दिए हैं लोगों ने लिख के कि नहीं दिया है, तो उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता. मतलब किया जा सकता है बट वो बहुत एक हेक्टिक टास्क हो जाएगा, तो ये थोड़ा वाइबल नहीं है प्रोसेस. एंड इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर एज आई टोल्ड यू. वे फॉरवर्ड में वही सब है जो मैंने आपको बताया था. Now let's move to the practice for questions. Practice question for means. So first question is the critically analyze the viability of the introduction of the right to recall in India. मतलब whether the right to recall अगर इंडिया में implement किया जाए तो viable है या नहीं है. And second is the right to reject while representing the true choice of Indian electorate comes with challenges. Basically इसमें आपको डिस्कस करनी है कि ट्रू चॉइस तो होगी इंडियन इलेक्टोरेट की बट उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी होंगे. तो बेसिकली आपने इसमें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट वही डिस्कस करना है. तो ट्राई टू राइट दीज क्वेश्चंस. एंड जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं विजन में से तो पढ़ने के बाद आप ट्राई करें, जैसे मैंने आपको जिस पेज में से डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा है, दीज आर माई ओन हैंड रिटन नोट्स. तो वेन एवर यू रीड एनी टॉपिक ट्राई टू समराइज it in your own words. That will help you in the mains answer writing also. So that's it for today. Thank you. Like, share and subscribe.